हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस पुस्तक के ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के सभी प्रश्नों को देखेंगे। यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे, तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खां था। इसने अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद बनाया और नगर का नाम मुर्शिदाबाद रख दिया। इसने भूमि बंदोबस्त में इजारा व्यवस्था आरंभ की। अली वर्दी खान ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की तथा कहा कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देगी और यदि छेड़ा जाए तो वे काट काट कर मार डालेगी। इनकी मृत्यु के पश्चात उसका दौहित्र सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बना। ब्लैक होल की कथित घटना 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय में हुई थी। जेड हॉलवेल, जो शेष जीवित रहने वालों में से एक था, के अनुसार 18 फीट लंबे और 14 फीट 10 इंच चौड़े कक्ष में 146 अंग्रेज बंदी बंद कर दिए गए और अगले दिन उनमें से केवल 23 व्यक्ति ही बच पाए। यह घटना ब्लैक होल के नाम से प्रसिद्ध है। समकालीन मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियार उल मुतखैरीन में इसका कोई उल्लेख नहीं किया है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने पलासी के युद्ध, जो कि 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। पलासी अर्थात वर्तमान पलासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। क्लाइव भारत में बंगाल के गवर्नर के पद पर 1757 से 60 ईस्वी तक तथा 1765 से 1767 ईस्वी तक रहा। इस दौरान उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की। अंग्रेज सैनिकों का एक श्वेत विद्रोह उसके समय में हुआ था। क्लाइव द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक एक लुटेरा राज की स्थापना की गई। क्लाइव एक सैनिक के रूप में जननेता था। विलियम पिट का यह कथन है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक था। किनके बारे में बोला गया? तो क्लाइव के बारे में। आगे है, अली वर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में मीर कासिम सबसे योग्य था। पूर्णिया तथा रंगपुर के फौजदार के रूप में वह अपनी योग्यता पहले ही दर्शा चुका था। वह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था, ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अत्यधिक अर्थात अधिक न हो। मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय किया। इसके द्वारा मुंगेर में तोपें तथा तोड़ेदार बंदूकें अर्थात मैचलॉक गन बनाने की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त मीर कासिम राज्य की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहा। जिन अधिकारियों ने गबन किया था उन पर बड़े बड़े जुर्माने लगाए गए। कुछ नए कर भी उसने लगाए। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। इस युद्ध के समय बैस्टेटाड बंगाल का गवर्नर था। इस युद्ध के परिणाम ने पलासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया तथा दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर तथा दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। इलाहाबाद
की दूसरी संधि जो कि अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले। 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी द्वारा बिहार को 26 लाख रुपये दिए जाना था तथा निजामत व्यय के लिए कंपनी को 53 लाख रुपये देना था। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। इसी समय बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा तथा उसे अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके 2 उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रहे। 1765 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा सिलहट की दीवानी प्राप्त की गई तथा वर्मा युद्ध के बाद स्कॉट द्वारा सिलहट को जयंतिया तथा गारो पहाड़ी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाने लगा, जिसके विरोध स्वरूप इन पहाड़ियों पर रहने वाली खासी जनजाति के लोगों ने अपने नेता तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था। के.एम. पिन्नीकर ने कहा है कि 1765 से 1772 ईस्वी तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज स्थापित कर दिया। अब आइए प्रश्न कोश को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो इसका उत्तर है बी, मुर्शीद कुली खां। मुगल सम्राट फ़र्रुखसियर द्वारा 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का गवर्नर अर्थात सूबेदार नियुक्त किया गया। मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद शुजा-उद-दौला बंगाल का सूबेदार बना, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान की गई। अतः मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन रहा? तो मुस्लिम कुली खां, मुर्शीद कुली खां। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसमें भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो इसका उत्तर है बी, प्लासी का युद्ध। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी के युद्ध में हुआ। प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। नवाब की सेना 3 राजद्रोहियों मीर जाफर, यार लतीफ़ और राय दुर्लभ के सेना नायकत्व में थे। नवाब की एक अग्रगामी टुकड़ों के नेता मीर मदन तथा मोहनलाल थे। सहसा एक गोली से रणभूमि में ही मीर मदन मारा गया। नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपने प्रमुख अधिकारियों से मंत्रणा के दौरान मीर जाफर ने उसे पीछे हटने को कहा तथा यह भी कहा कि नवाब को सेना का नेतृत्व सेनाध्यक्ष के हाथों में छोड़ युद्ध क्षेत्र से चले जाना चाहिए। सिराजुद्दौला वापस मुर्शिदाबाद लौट गया, यही उनकी हार का कारण बना। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों को तत्कालिक सैनिक एवं वाणिज्यिक लाभ प्रदान किए। इसने कृषि उत्पादन और दस्तकारियों के क्षेत्र में अग्रणी 3 राज्यों बिहार, बंगाल और उड़ीसा में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। इस युद्ध ने वस्तुतः भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली तथा इसे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली निर्णायक सफलता माना जाता है। जबकि सर्वाधिक निर्णायक युद्ध बक्सर का युद्ध जो कि 1764 ईस्वी में हुआ था, जिसने भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभु सत्ता स्थापित की। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है कौन सी? तो इसका उत्तर है बी, प्लासी का युद्ध। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था किस वर्ष? तो इसका उत्तर है बी, 1757।
अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था खालिस्तान के युद्ध में, किस युद्ध में? तो इसका उत्तर है ए, पलासी के युद्ध में। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर है सी, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने पलासी के युद्ध जो कि 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? तो इसका उत्तर है बी, रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव एक सैनिक के रूप में जन नेता था। विलियम पिट का यह कथन था कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक था। अगला प्रश्न है, पलासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है डी, पश्चिम बंगाल। पलासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो इसका उत्तर है डी, मीर कासिम। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था, ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक न हो। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था? तो इसका उत्तर है ए, अर्थात बक्सर का युद्ध। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। इस युद्ध के परिणाम ने पलासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया था तथा दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। पी ई रॉबर्ट्स ने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा है कि पलासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि जहां पलासी की विजय अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम थी, वहीं बक्सर की विजय को इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया। पलासी के युद्ध ने अंग्रेजों की प्रभुत्ता बंगाल में स्थापित की, परंतु बक्सर के युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? तो इसका उत्तर है ए, बक्सर का युद्ध। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो इसका उत्तर है ए, बक्सर। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो इसका उत्तर है डी, अर्थात शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो इसका उत्तर है बी, मीर जाफर। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? तो इसका उत्तर है सी, शाह आलम द्वितीय। इलाहाबाद की दूसरी संधि जो कि अगस्त 1765 में हुई के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षक में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले। 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपये दिए जाना था तथा निजामत व्यय के लिए कंपनी को 53 लाख रुपये देना था। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। उसे 1788 ईस्वी में अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके दो उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय और
बहादुर शाह द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशनभोगी मात्र बनकर रह गए। अगला प्रश्न है, 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो इसका उत्तर है बी, मुगल सम्राट ने। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए हैं? तो इसका उत्तर है ए, लॉर्ड क्लाइव। अगला प्रश्न है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की? तो इसका उत्तर है ए, 12 अगस्त 1765। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो इसका उत्तर है ए, मोहम्मद रजा खां। इलाहाबाद की दूसरी संधि जो कि अगस्त 1765 के अनुसार भगोड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने अपने 12 अगस्त के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी को सम्राट को 26 लाख रुपये तथा निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपये देना था। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार न तो लेना चाहती थी और न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की। मोहम्मद रजा खां उप निजाम के रूप में भी कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था, यद्यपि अधिकार कंपनियों के हाथ में था। अगला प्रश्न है, 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो इसका उत्तर है बी, खासी। बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के पश्चात ब्रिटिश 1765 ईस्वी में सिलहट आए थे। खासी जनजाति के लोग चावल, नमक और सूखी मछलियों के बदले रेशम, सूती सामान, लोहा, मोम, मधु और एवं सिंग का व्यापार करने हेतु सिलहट की सीमा पर पंडुआ में आते थे। खासी पर्वतों में पाए जाने वाले चूना पत्थर का उपयोग तब बंगाल में चूना पत्थर की मांग की पूर्ति हेतु किया जाता था। कुछ समय पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी चूना पत्थर का व्यापार करने लगे, जिससे वे खासी जनजाति के संपर्क में आए। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 18वीं शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालक्रम कौन सा है? तो इसका उत्तर है बी, अर्थात सबसे पहले अम्बाला, फिर पलासी, फिर वांडीवास, फिर लास्ट में बक्सर। 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए प्रश्नगत युद्धों का सही कालक्रम इस प्रकार है। अंबर का युद्ध जो कि अगस्त 1749 में हुआ, मुजफ्फरगंज, चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेनाओं ने वेल्लूर के समीप अंबर नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित कर उनकी हत्या कर दी। मुजफ्फरजंग दक्कन का सूबेदार बन गया। इस उपलक्ष्य में उसने अपने हितकारी टुपले को कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग के मुगल प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त कर दिया तथा उत्तरी सरकार के कुछ जिले भी फ्रांसीसियों को दे दिए। इसके अतिरिक्त मुजफ्फरजंग की प्रार्थना पर एक फ्रेंच सेना की टुकड़ी बुस्सी के नेतृत्व में हैदराबाद में तैनात कर दी गई। पलासी युद्ध जो कि जून 1757 को हुआ, अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का पूरे बंगाल पर नियंत्रण हो गया। क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। नवाब बनने के बाद मीर जाफर ने अंग्रेजों को उनकी सेनाओं के लिए 24 परगनों की जिम्मेदारी से पुरस्कृत किया और क्लाइव को 2,34,000 पाउंड की निजी भेंट की। आगे है वांडीवास युद्ध जो कि जनवरी 1760 को हुआ। अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकूट ने जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट की लाली ने की। वहीं बक्सर का युद्ध जो कि अक्टूबर 1764 को हुआ, मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के मध्य युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। बक्सर के युद्ध ने प्लासी के निर्णयों पर मोहर लगा दी। इस प्रकार विकल्प बी सही उत्तर है। आगे है
उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ। तो इसका उत्तर है ए, काउंट लाली। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है वांडीवास के युद्ध किन में किसने किसे हराया? तो इसका उत्तर है सी, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है? तो इसका उत्तर है बी, वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी हुई थी। बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम तथा मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी सन 1760 को अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। यही पराजय भारत में उनके पतन की शुरुआत थी। चिलियांवाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया तथा सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी। यह युद्ध अनिर्णायक समाप्त हुआ। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। खुर्दा का युद्ध 1795 ईस्वी में निज़ाम के विरुद्ध मराठों द्वारा लड़ा गया, जिसमें निज़ाम की हार हुई। अतः स्पष्ट है कि बी युग ही सही सुमेलित है। आगे है निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? तो इसका उत्तर है ए, मराठा। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठा द्वारा किया गया था। 3 आंग्ल मराठा युद्ध के बाद ही मराठा शक्ति को दबाया जा सका। मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर मराठाओं ने अपने साम्राज्य की आधारशिला रखी। उन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों ने भी लाभ उठाया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। सलाबाई की संधि से प्रथम युद्ध बंद हुआ। बेलजली ने 1802 ईस्वी में अपने सहायक संधि के जाल में पेशवा को बांध लिया। 1828 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग ने मराठों की रही सही शक्ति को समाप्त कर ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना की। तो ये आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न था। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर क्षेत्रीय राज पंजाब एवं मैसूर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।